बात करते हैं अगर 2025 की जो आने वाला है, तो कैसा रहने वाला है ये? अगर हम नॉर्मल बोलें तो ये साल कैसा जाने वाला है? 2025 में बहुत से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं होंगी मई के टाइम में कि जो वर्ल्ड की दृष्टि में अगर हम देखें तो बहुत उतार चढ़ाव लाएंगी। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 9 निकलता है। पर्सनली कुछ नंबर्स के लिए ये अच्छा साल भी जाएगा, कुछ नंबर्स के लिए थोड़ा बहुत खराब भी जाएगा। तो जैसे कहते नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये बुरा हुआ, दूध उबल जाना, शीशा टूट जाना। अगर बिल्ली सामने से रास्ता काट जाती है तो इसको बुरा माना जाता है, लेकिन यही बिल्ली अगर साइड से रास्ता काट जाए दाईं तरफ से तो उसको शुभ माना जाता है। घर बनाते टाइम या ज़मीन लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? कई बार प्लॉट कई टाइप का ले लेते हैं, कई कटा हुआ होता है किसी तरह से। जो बेस्ट प्लॉट होता है वो होता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। ये लोग कहते हैं नज़र लग गई है बच्चे की, उतारो हाँ, नज़र उतारो। नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के भी बहुत सारे उपाय हैं। उनमें से कुछ छोटे से उपाय मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्या शुक्ला और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको सुनना और जिनसे सवाल करना सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि कौन नहीं चाहता है अपने भविष्य के बारे में जानना और अपने करियर के बारे में सवाल पूछना। जी हाँ, सही सोच रहे हैं। आज बात होगी आपकी, आज बात होगी एस्ट्रोलॉजी की और एस्ट्रोलॉजी को हम और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर रितु बालाजी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। सौम्या जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के और आपसे मिल कर के। मैं रितु बाला एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि आप सब जानते हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के आप सबसे मिल कर के। तो कितने साल हो गए आपको एस्ट्रोलॉजी करते हुए मैम? वैसे तो बचपन से ही मैं इस फील्ड में हूँ, क्योंकि मेरे फोर फादर्स एस्ट्रोलॉजर थे और बचपन से ही मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ। बट मैंने प्रोफेशनली 2003 से अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी हैं। उससे पहले भी मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही थी, बट प्रोफेशनली मैंने वेबसाइट्स अपनी लॉन्च करी है 2003 में। ritubalastrology.com और astrofeatureinsight.com, 2 वेबसाइट्स मेरी चल रही हैं और बाकी मेरे कई पोर्टल्स चल रहे हैं। फेसबुक और सब जगह आपको मेरे पोर्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि एस्ट्रो को साइंस कहते हैं, तो साइंस तो प्रेडिक्शन को, किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन को नकारता है, तो ये कैसा खेल है, कैसा संबंध है दोनों में? साइंस नकारता है ज़रूरी नहीं है साइंस हर चीज़ को नकारे। साइंस खोज करता है हर चीज़ की। और साइंस आप देखेंगे कि हमारे प्राचीन समय से ही जब रामायण और महाभारत थी तो उसमें जब रामचंद्र जी का जैसे जन्म हुआ और बहुत सारी घटनाएं हैं, आप देखेंगे जब पंचवटी की घटना हुई, महाभारत की घटना घटी और बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। तो वो कब घटी, किस समय घटी, उनका समय, ग्रह, नक्षत्र, सबका वर्णन आपको रामायण महाभारत में ग्रह नक्षत्रों का टाइम वर्णन आपको मिल जाएगा। तो ये और साइंस नहीं तो और क्या है। जी बिल्कुल। तो साइंस अब बाद में आया है, ये तो बहुत पहले ही एस्ट्रोलॉजी ने खोज कर दी थी। अच्छा, आपके इतने सालों का आपका करियर रहा है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ किसी को बहुत ही विश्वास के साथ बताई हो और फिर उसका वो पूरा ना हुआ और फिर लौट के आपके पास आया कि मैम आपने तो ऐसा बताया था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं? जी नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं इस बारे में बहुत लकी रही हूँ। ओके। अच्छा, बात करते हैं अगर 2025 की जो आने वाला है, तो कैसा रहने वाला है ये? अगर हम नॉर्मल बोलें तो ये साल कैसा जाने वाला है? 2025 अगर हम देखें तो न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, दोनों हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। जी, जी। एस्ट्रोलॉजिकली भी और न्यूमरोलॉजिकली। जी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली पहले बात करते हैं, हाँ। तो एस्ट्रोलॉजिकली 2025 में
बहुत से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, नियरली सारे प्लैनेट्स चेंज होंगे। और मेजरली जो बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, सब ही चेंज होंगे, राहु केतु सब चेंज होंगे। तो सारे प्लैनेट्स चेंज होने की वजह से बहुत उथल पुथल होगी। और मिड में मई के सब प्लैनेट्स का उथल पुथल काफ़ी देखा जाएगा, तो जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी मई के टाइम में कि जो वर्ल्ड की दृष्टि में अगर हम देखें तो बहुत उतार चढ़ाव लाएंगी। और हिंदुस्तान के लिए वो फ़ायदे वाली भी कुछ चीज़ें होंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा खराब ही होगा, कुछ अच्छा भी होगा। हर एक एस्पेक्ट पे अभी हम नहीं चर्चा करते, लेकिन हाँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 9 निकलता है। तो सम टोटल करें न्यूमरोलॉजिकली तो 9 मंगल का नंबर होता है। वो मंगल का नंबर, क्योंकि मंगल वो सेनापति का नंबर होता है, वो हर जगह जैसे सेनापति हर चीज़ आलस नहीं करता है, बिल्कुल भी चाहता है कि हर चीज़ टाइमली हो, कहीं भी जाना है तो फटाफट जाना है, आलस नहीं चाहता। तो वैसे ही मंगल वाले चाहेंगे कि हर चीज़ टाइमली हो जाए, कहीं भी आलस नहीं होना चाहिए। वही चीज़ मंगल वाले नंबर में होगा। इस साल में हम देखेंगे कि मार काट भी थोड़ी होंगी, युद्ध भी कहीं होगा, लड़ाइयाँ भी होगी वर्ल्ड में। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ ये भी होंगी। लेकिन अगर हम पर्सनली देखें तो पर्सनली कुछ नंबर्स के लिए ये अच्छा साल भी जाएगा, कुछ नंबर्स के लिए थोड़ा बहुत ख़राब भी जाएगा। तो हम 1 से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। मूलांक 1 जिन लोगों का है, तो पहले तो आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि मूलांक निकालते कैसे हैं, एक इजी वे, और फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, नंबर्स में मैं अगर जाऊं तो नंबर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो लोग सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ को करते हैं, कि डेट ऑफ बर्थ जैसे नंबर आती है वैसे निकाल लेते हैं कि हमारी डेट 1 है। तो वो वैसे नहीं होता है। जब हम अपना निकालते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जो मंथ है उसको भी जोड़ना होता है, और जो आपका ईयर होता है उसको जोड़ के निकालते हैं। बट जब आपका आप किसी साल के साथ निकाल रहे हैं, किसी जैसे आपका 2025 में आप निकाल रहे हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ प्लस आप अपनी मंथ का निकालेंगे, और प्लस 25 क्योंकि आप निकाल रहे हैं तो उसका आप निकालेंगे ईयर का पूरा 9 नंबर का लेकर के, और आप उसको जोड़ेंगे और तब आप अपना नंबर निकालेंगे। जैसे सपोज करिए आपका जो मंथ, आपका डेट आ रही है, सपोज करिए 22 है, तो 2 आपने जोड़ा, 4 आ गया। फिर आपका 11th है, तो 11 का 1 और 1 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया। और फिर आपका ईयर का आपने जोड़ लिया 25 का, ठीक है ना। अच्छा, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ का वो नहीं जोड़ना है। अच्छा, वो तो 25 का जोड़ना आपने है। 25 का जोड़ के आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो ठीक है, 0205 पूरा 9 जोड़ेंगे हाँ, उसमें ना। उसमें आपको जोड़ करके और आपको अपना नंबर तो 6 और 9 15 हो गया, 15 के बाद 1 और 5 और 6 हो आपने गया, तो आपने 6 आया। हाँ जी। तो उस तरह से आपने कैलकुलेट करना है आपका कौन सा मूलांक निकलेगा इस साल के लिए। इस साल का आपके लिए कौन सा नंबर निकलेगा, और फिर आपने अपना देखना है कि ये ईयर आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना निकालना है और कि आपके लिए ये ईयर कैसा रहेगा। ठीक है, तो मूलांक 1 से शुरू करते हैं, 1 से। हाँ जी। जी। तो जो नंबर 1 वाले हैं वो सन से गवर्नड होते हैं। तो नंबर 1 जो सन से गवर्नड होंगे, क्योंकि सन अथॉरिटी हमेशा चाहता है, वो वाले चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो ही हो काम, तो थोड़ा अथॉरिटेटिव वाले होते हैं। तो सन वालों के लिए, क्योंकि मार्स के साथ सन का थोड़ा सा क्लैशिंग होता है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़िद्दी भी होंगे, अथॉरिटी भी होगी, क्लैशिंग भी होंगे, बट ओवरऑल उनके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है।
बहुत ख़राब नहीं जाएगा नंबर 1 वालों के लिए। नंबर 2 वालों के लिए, क्योंकि इस बार साल में 2 बार 2-2 आ रहा है, तो थोड़ा डिप्रेशन वाला साल हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके काम अगर नहीं बनेंगे तो थोड़ा डिप्रेशन में आ सकते हैं, लेकिन उनको होप नहीं छोड़नी चाहिए। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव होकर के चलेंगे। अगर जब भी उनको लगे कि उनके काम नहीं बन रहे हैं तो उनको हनुमान जी के मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए, और पॉजिटिव होकर के अप्रोच रखेंगे तो उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। बल्कि सबके लिए मैं कहूँगी इस साल हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए और उनको पकड़ करके चलना चाहिए, तो उनके काम सारे बनेंगे। सबके लिए ये एक थंब फॉर्मूला है, क्योंकि मंगल का साल है। नंबर 3 वाला, क्योंकि जुपिटर का है नंबर, तो नंबर 3 वालों के लिए ये साल अच्छा जाएगा, क्योंकि जुपिटर किसी का भी बुरा नहीं जल्दी करता है, तो जुपिटर के लिए ठीक जाने वाला है और बहुत बुरा नहीं जाएगा ये साल। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ अच्छा जाएगा। और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अच्छा साल जाने वाला। और करियर की अगर बात करें तो अगर कैरियर के लिए बात करें तो कैरियर वालों के लिए वैसे अच्छा जाएगा। जो प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बूम करेगी इस साल, तो प्रॉपर्टी में जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट जाएगा उनका। तो प्रॉपर्टीज़ में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। 4 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा अप एंड डाउन वाला है, क्योंकि ये यूरेनस का होता है, तो ये थोड़ा खाली सिर वाला साल है, क्योंकि वो कभी अप एंड डाउन करा देता है बहुत जल्दी। राहु का साल है, तो वो थोड़ा राहु अप एंड डाउन लेकर के जाएगा इनको मंगल के साथ। लेकिन अगर ये हनुमान जी की पूजा करेंगे ये राहु वाले, तो इनका ये साल अच्छा जाएगा। इनके लिए एक टिप और देना चाहूँगी, ये अगर अपना टॉयलेट खुद से क्लीन करेंगे इस साल, तो इनके जितनी भी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आ रही हैं वो इनकी सॉल्व होती जाएंगी। तो इनके साथ हर्डल्स रहेंगी। थोड़ा जब भी इनके मेंटल टेंशन, इनको प्रॉब्लम लाइफ में आए, तो ये थोड़ा सा मेडिटेट करें। साथ में थोड़ा सा जब भी इनको गुस्सा आएगा या जो भी आए, जितना ये अगर साउथ की डायरेक्शन में ना बैठ करके नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठें, साउथ में कम से कम टाइम स्पेंड करें, नॉर्थ की डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो इनके लिए अच्छा होगा। रेड कलर्स को अवॉइड करें, वो इनके लिए अच्छा होगा। 4 नंबर वालों के लिए ठीक है। 5 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी 5 नंबर, क्योंकि मरकरी का नंबर होता है और मरकरी वाले अपनी बुद्धि को गवर्न करते हैं, बुद्धि से हर काम करते हैं और बहुत सोच समझ के। उनके लिए ये साल मोटा मोटा अच्छा जाएगा, बहुत ख़राब नहीं जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। जो लोग जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ में हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ में नहीं है उनके लिए थोड़ा बहुत ख़राब जा सकता है। जो ख़ास तौर से लोहे के बिज़नेस में है या दूसरे बिज़नेस में है, उनके लिए हो सकता है नुकसान वाला हो। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर बहुत वो फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं। इन लोगों के लिए एक टिप और देना चाहूँगी नंबर 5 वालों के लिए, एक्सरसाइज थोड़ा करें। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इनके लिए अच्छा जाएगा। थोड़ा अपने आप को फिज़िकल एक्सरसाइजेज में लगाएंगे तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं। लेथार्जी बिल्कुल नहीं दिखाएं। अगर काम में आलस दिखाएंगे तो इनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की। जी, नंबर 6 वाले क्योंकि वीनस से गवर्नड होते हैं और 6 वाले जो हैं वो लग्जरी को पसंद करते हैं, आरामदेह लाइफ को पसंद करते हैं। तो 6 वाले यूजुअली आराम की हर चीज़ पसंद करते हैं, चाहते हैं हमारा जीवन आराम से बीते, सब चीज़ हमें आराम से मिल जाए। तो आराम में कई बार कुछ लोग जो हैं ज़्यादा ही लेज़ीनेस दिखाते हैं
वो अगर लेज़ीनेस दिखाएंगे तो ये साल फिर उनको प्रॉब्लम देगा। लेज़ीनेस ना दिखाएं, लग्जरीज के साथ साथ काम करें। अगर वो अपने बिजनेस में है, जो लोग बिजनेस अच्छे से करेंगे, मन लगा के करेंगे और किसी को तंग नहीं करेंगे, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा बूम करेगा। लेकिन अगर आलस करेंगे तो उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। थोड़ा सा गुस्सा ना करें, अगर गुस्सा करेंगे तो फिर वहाँ उनको प्रॉब्लम आएगी। नंबर 7 केतु का साल है। केतु भी 5 और 2 मिल कर के केतु बनता है। तो केतु क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेशन में कई बार ले जाता है। ये केतु अगर बहुत सोचने वाले इंसान बना देता है कई बार, और एस्ट्रोलॉजी में भी कई बार केतु लेकर के आता है। तो ऐसे लोग थोड़ा इस साल केतु वाले जो हैं, कई लोगों का एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी आएंगे, लोग बहुत पूछेंगे भी कि क्या होना है क्या नहीं होना है, इस तरफ भी लोगों का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन कुछ लोग जो डिप्रेशन में जाएंगे, जिनको बहुत सोच सोच के फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, उनके लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें। अगर वो लोग मेडिटेशन करेंगे तो उनको रिलैक्स मिलेगा। और घर में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें। जब भी घर में कोई अगर लड़ाई कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो बेस्ट है कि थोड़ा मेडिटेशन करें। हनुमान जी की शरण में मैं सबको कहूँगी कि ज़रूर जाएं। चाहे हनुमान जी का पाठ करें। जो लोग अगर हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, हनुमान जी के नहीं मानते हैं, तो वो लोग कुछ भी जो भी जिस भी धर्म को अपने मानते हैं, जो भी उनका भगवान है, इष्ट है, जिस भी धर्म के हैं, वो अपने धर्म गुरु को, जो भी जिस भी धर्म के हैं, उनकी पूजा करें, उनके मान सकते हैं, उनका करें। और इसके बाद हम अगले नंबर पे चलते हैं, जो कि है नंबर 8। नंबर 8 शनि का है, और शनि न्यायप्रिय देव है, जो चाहते हैं कि सब जगह न्याय बना रहे। जैसे ही शनि का नाम आता है, बहुत से लोग डर जाते हैं कि शनि का नंबर आया, अब तो शनि हमारा बुरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शनि बहुत ही अच्छे हैं और शनि सबका कल्याण करने वाले हैं। शनि चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, सबका कल्याण हो और सबके साथ भला हो। लेकिन शनि कभी भी देखते हैं कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, वहीं उसको उसका दंड देते हैं। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वहाँ आपको दंड ज़रूर देंगे। तो किसी के साथ कभी भी आप बुरा मत करिए। अगर आपने बुरा किया है तो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। आपने देखा होगा इन्फिनिटी का सिंबल 8 होता है, वो भी आपने अगर बुरा कर्म किया है तो वो आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। अगर आपने बुरा करा है तो आपको आपके कर्मों का फल मिलता है, और अच्छा किया है तो वो भी आपको लौट के आपके पास है। अच्छा किया है तो इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो ताकि आपको लौट के अच्छा ही मिले। और वही शनिदेव भी करते हैं। अच्छा, आखिरी नंबर 9 नंबर। आखिरी नंबर 9 नंबर जिसका ये साल है, तो बिल्कुल वैसे तो ये 9 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बस जो उनको डरने की ज़रूरत है, या कहना चाहिए उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है 9 नंबर वालों को, वो है अपनी हेल्थ इश्यू से लेकर के। क्योंकि 9 नंबर वालों को ज़्यादा गुस्सा अगर आएगा, क्योंकि 9 नंबर वाले मंगल के हैं, तो थोड़ा सा उनका बीपी हाई हो सकता है। गुस्सा उनके अंदर रहता है, तो थोड़ा बीपी हाई होने की वजह से गुस्सा गर्मी करेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपना कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अच्छा, ये बात तो हो गई साल 2025 की। अगर हम आगे बढ़ें तो मैं आपसे ये सवाल एक पूछना चाहूँगी कि तंत्र मंत्र 2 तरीके की, ये अगर हम इसको कहें तो विधाएं होती हैं, तो कौन सी ज़्यादा कारगर साबित होती हैं? कुछ इस पे बताइए हमें। तंत्र अगर कहें तो ये बहुत, ये साधना है एक, जो कि आम इंसान नहीं कर सकता। इसको तो साधक लोग ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो हमारी गृहस्थ जीवन है, इससे अलग होकर के
और सिर्फ साधना में लगना पड़ता है। वही इसकी साधना में लग के, और तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं, तब उसमें लग के और कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि महापुरुष होते थे, वो लोग इसमें लग के और तब तंत्र विद्या को सीखते थे जी। और तब कई बार श्राप भी दे देते थे। जैसे आपने वाल्मीकि जी और उनको देखा होगा, वो लोग श्राप दे देते थे तो उनकी वो सिद्ध हो जाती थी, तो वो लोग बहुत सिद्ध पुरुष हो जाते थे। तो तंत्र विद्या एक अलग चीज़ है, बहुत ही अलग। वो हर कोई की बस की बात नहीं है कि जो तंत्र विद्या हासिल कर ले। और मंत्र एक बिल्कुल अलग है। मंत्र तो हर कोई जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है वो भी साधना कर सकता है। मंत्र हम और आप भी कर सकते हैं। मंत्रों को बैठ करके और सिद्ध करना होता है। उसको बैठ करके अगर आप सच्चे मन से, सच्ची लगन से बैठ करके आप उसका मंत्र जाप करें, लेकिन उसके लिए लगन चाहिए। सच्चे मन से आप अगर करते हैं तो आप उसको सिद्ध कर लेते हैं। जैसे मैंने भी किया है मंत्र, हम लोग भी बैठ करके पूजा करते हैं तो मंत्रों को सिद्ध करते हैं। उसके लिए टाइम पीरियड, तरीका होता है उसका करने का, और मंत्रों का जाप करते हैं मंत्रों को। लेकिन उसका अगर आप विधि से करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, फिर उन मंत्रों का उपयोग करते हैं। तो मंत्र एक बिल्कुल अलग चीज़ है और तंत्र एक अलग चीज़। अच्छा, अगर हम टोटकों की बात करें तो जैसे कहते नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये बुरा हुआ, दूध उबल जाना, शीशा टूट जाना और घर में चमगादड़ आ जाना, तो ये सब कितना सही है? हाँ जी, ये एक इनको बोलते हैं कि प्राचीन समय से ये भी हमारे यहाँ सब चला आ रहा है, बहुत प्राचीन समय से भी। और इन सब के पीछे भी देखिए, जो हमारे पुराने पूर्वजों ने बनाए हैं ये टोटके, ये बिना बात के तो कुछ भी नहीं बनाए हैं। सबके पीछे कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखी हैं, तभी ये बने हैं। और इनके ऊपर भी बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। अब मैं इसमें आपको, जैसे आपने पहला बोला बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। बिल्ली को राहु की सवारी कहा गया है, और बिल्ली का रास्ता काटना, क्योंकि राहु की सवारी होने की वजह से अगर वो रास्ता काट जाती है तो राहु की सवारी को अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर बिल्ली सामने से रास्ता काट जाती है तो इसको बुरा माना जाता है। लेकिन यही बिल्ली अगर साइड से रास्ता काट जाए, दाईं तरफ से, तो उसको शुभ माना जाता है। अच्छा। वही, हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत चीज़ें लोगों को नहीं भी पता। अच्छा, जैसे जा रहे हैं और बिल्ली दाईं तरफ से गई तो वो शुभ होती है। अच्छा। और बाईं तरफ से भी गई तो भी शुभ होती है। वही बिल्ली अगर मांस लेकर के मुंह में खड़ी है और आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वो भी शुभ होती है। ओके। तो बहुत लोगों को ये चीज़ भी नहीं पता है कि बिल्ली कब शुभ है और कब अशुभ है। लोग बस अब बिल्ली को देख करके और सिर्फ ये मान लेते हैं कि बिल्ली अशुभ है। तो ऐसा भी नहीं है। बिल्ली धनदायक भी होती है कि अगर वो बिल्ली मांस लेकर के खड़ी है तो इसका मतलब आपके घर पैसा आने वाला है। अच्छा। हाँ जी। और अगर मांस लेके वो रास्ता गुजर गई तो? नहीं, वो खड़ी है अगर, अच्छा, तो हाँ, अगर वो गुजर गई फिर वो खराब शुभ हो जाती है। अच्छा। तो वही मैंने बताया ना कि अगर खड़ी है तब, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपने नेक्स्ट क्या बोला था? दूध का उबल जाना। हाँ, दूध का लोग बहुत अब अशुभ मानते हैं। इसमें भी कई चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक चीज़ का, जो आपने बोले बस इन्हीं के में से कुछ बताती हूँ। जैसे दूध का उबलना। अब दूध अगर उबला है, खाली पतीले में थोड़ा सा उबाल आया है, तो वो शुभ होता है। अगर दूध उबल करके थोड़ा सा फैल गया है तो वो अशुभ होता है। फिर अगर उबल के बिल्कुल ही फैल गया है, हाँ। और वो फिर वो खराब होता है। फिर अगर दूध किसी के हाथ से भी छूट गया है, वो भी अशुभ होता है। तो मतलब आपका दूध कहाँ कैसे गिरा है वो आपके शुभ और अशुभ डिसाइड करते हैं। जब आपको बताऊँ, मकान बनता है लोगों का, तो साउथ में तो ये माना जाता है कि दूध को उबाल के गिराना है, हाँ, तब शुभ होता है। तो ये शुभ और अशुभ, ये शकुन शास्त्र कहलाता है हमारे यहाँ। अच्छा। तो उसके अंदर इसका का वर्णन है कि
कब शुभ है और कब अशुभ है। अच्छा, ये कहा जाता है अगर घर में चमगादड़ आ गया तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। चमगादड़ का आना शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन यही चाइनीज में अगर हम जाएं तो वो लोग शुभ मानते हैं। हाँ चाइना में शुभ माना जाता है, जी। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, चमगादड़ का आना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि अब जगह जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई है, लोग जो हैं अपने आप देख के, रील देख के सोशल मीडिया पे अपने आप ही सब कुछ अपना कर लेते हैं, मतलब ये कर लो तो ये सही हो जाएगा, तो कितना सही है ये? क्या अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है? इस बारे में तो मैं आपको बताऊं कि आजकल जैसे हर किसी को ज्ञान होने लग गया है, तो गूगल क्या है, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होता है वो भी लिख करके डाल देता है, जिसको नॉलेज होती है वो भी लिख करके डाल देता है। अब आप जब गूगल में सर्च करते हैं तो जिसकी नॉलेज आपके हाथ लग गई, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, अब आपके हाथ पता नहीं किसकी नॉलेज लगी है। तो गूगल में तो वो है जी। तो आपको पता नहीं किसकी नॉलेज लगी है। तो मतलब कि सही नहीं सही है। नहीं है कि आप गूगल से आप और सोशल मीडिया पे आप वो नहीं कर सकते कि ये जो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते पूरा कि आपको क्या मिला। जी। अच्छा, अगर हम राशियों की बात करें तो क्या ये केवल हिंदुस्तान के ही लोग क्योंकि राशिफल और वगैरह मानते हैं, बाहर के लोग थोड़ा राशियों में शायद उतना विश्वास नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं जी। है। अच्छा। बाहर के लोग बहुत विश्वास करते हैं राशियों में। आपने देखा है फॉरेन में भी फॉर्चून टेलर्स होते हैं। हाँ। हर जगह, हर कंट्रीज में होते हैं फॉर्चून टेलर्स तो। और रही बात इंडिया के वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स पे भी लोग बहुत कुछ ट्रस्ट करते हैं। मेरे पास आज से नहीं, मैं पिछले 30 साल से मैं कंसल्टेंसी दे रही हूँ और तब से मेरे पास फॉरेनर्स आते हैं। मेरे पास बाहर की कंट्रीज से लोग आते थे। मेरा इनफैक्ट जो फर्स्ट फॉरेन का क्लाइंट था वो नाइजीरिया से था। अच्छा। हाँ, वो नाइजीरिया से आया था और वो उसने मुझे ऑफ़र दिया था कि आप आइए, मुझे नाइजीरिया में एक होटल बनाना है। उसने मुझे फर्स्ट ऑफ़र दिया था कि आप नाइजीरिया में आइए, वहाँ पे मुझे ये बनाना है, वो करना है। तो मतलब बाहर इतना लोगों को बिलीव है। उसकी हॉरोस्कोप मैंने देखी थी, तब उसके बाद से मेरा उससे इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। अच्छा, आपने भी घर की बात करी, तो घर बनाते टाइम या ज़मीन लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, घर बनाते समय, ज़मीन बनाते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपका प्लॉट कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कई बार प्लॉट कई टाइप का ले लेते हैं, कई कटा हुआ होता है किसी तरह से। जो बेस्ट प्लॉट होता है वो होता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। पर लोग अक्सर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट ना लेकर के कहीं से कटा ले लेते हैं। कुछ शेरमुखी प्लॉट होता है, कुछ गौमुखी होता है। अगर शेरमुखी आपका प्लॉट होता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। फिर उसके ऊपर आप अगर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उसमें रहने जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। अगर गौमुखी होता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें फिर जब आप दिखाते हैं किसी वास्तुकार को, तभी वही आपको बता सकता है कि आपका प्लॉट आपके लिए ठीक था कि नहीं था। तो बेस्ट तो होता है, अगर आपको नहीं पता है, आप लेमैन हैं, तो आप या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट ही लें। अदरवाइज़ आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसे प्लॉट रैंडम की अगर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत इधर से टेढ़ा मेढ़ा है तो उस प्लॉट को ना लें। और अगर ले लिया है बाई चांस तो उसका उतना पोर्शन या तो छोड़ दीजिए या कंस्ट्रक्शन उतने पोर्शन में ही करवाइए जो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर निकलता हो जैसे। तो अभी ये बात हो गई प्लॉट्स की। एक बात मैं और पूछना चाहूँगी कि मैंने ये भी पढ़ा है कि कॉर्नर का प्लॉट भी नहीं लेना चाहिए, टी पॉइंट पे जो प्लॉट है वो भी नहीं लेना चाहिए, तो इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, कॉर्नर का प्लॉट हो या टी जंक्शन वाले प्लॉट्स हों, दोनों में क्या होता है कि टी जंक्शन वाले प्लॉट होते हैं वो मकान एंड होता है और रोड आकर के वहीं पे ख़त्म होती है, तो उसको बोलते हैं टी जंक्शन वाला प्लॉट। तो प्लॉट पे जब आता है तो यहाँ पे पॉइजन एरो बनता है
और इसी तरह से जब आपका कॉर्नर का प्लॉट होता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रोड ज़रूर, हमको लगता है कि मकान में एक्स्ट्रा प्लेस मिल रही है, तो एक रोड इधर से आ रही होती है और एक रोड इधर से आती है, तो आपका कॉर्नर का प्लॉट होता है, वहाँ पे भी हमारे पॉइजन एरो बन रहा होता है। तो जब पॉइजन एरो बनता है तो जो भी रोड सामने से आ रही होती है तो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में सबसे ज़्यादा आती हैं। तो चाहे आपकी कहीं से भी एंट्रेंस आ रही है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हमको इफ़ेक्ट करती है। तो जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं तो वो इफ़ेक्टेड होते हैं नेगेटिव एनर्जीज से। तो जब सामने से भी आती है तो वहाँ पे पॉइजन एरो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमें उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर हमने बाई चांस ले भी लिया है तो हमें फिर उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो जो टी जंक्शन पे रहते हैं उनको तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि आप या तो अपने घर के आगे एक एंट्रेंस पे आप एक वॉल लगा लीजिए। अच्छा। या तो एक जैसे जो भी गेट है उसके आगे एक वॉल लगा लीजिए। और जो कॉर्नर वाले हैं उनके लिए वैसे तो कोई नहीं होता है, बट एक बागवा मिरर आता है फैंग शुई का। ये एक बागवा मिरर होता है, तो वो हम बागवा मिरर दोनों ही सूरत में हम बागवा मिरर का यूज़ करते हैं, मिरर का यूज़ करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं हम उनको यूज़ करके इस डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। ठीक है, बेस्ट क्या रहता है कि कहाँ कौन सा प्लॉट लें, कौन सी दिशा में? देखिए, बेस्ट तो वैसे सभी होती हैं दिशाएं, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई दिशा सही है कोई दिशा गलत है, लेकिन हाँ एक दिशा में मैं मना करती हूँ जिसमें सबको रहने के लिए कि ये दिशा अवॉइड करनी चाहिए रहने के लिए, वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मैं यूजुअली सबको मना करती हूँ लोगों को, क्योंकि मेरा अपना इतने साल का एक्सपीरियंस है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी रहा है वहाँ पे एक्सीडेंट्स और डेथ्स मैंने सबसे ज़्यादा देखी हैं। अच्छा। हाँ, मैंने पिछले 30 इयर्स के अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा डेथ्स और एक्सीडेंट्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहने वालों के घरों में देखी हैं। तो ये डायरेक्शन में रहने वालों को अगर उनका घर है भी तो रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अगर नज़र की बात करें तो नज़र कैसे लग जाती है? लोग कहते हैं नज़र लग गई है बच्चे की, उतारो। हाँ, नज़र उतारो, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। नज़र देखिए, ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़। तो जब भी कोई आता है तो उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव इंसान होगा तो वो तो अपनी पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आपके घर आएगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव इंसान आपके घर एंटर करता है तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो आपके घर लेकर के आएगा। तो कई बार हम जब किसी के घर जाते हैं और हमारे अंदर सपोज करिए नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो हम आपके घर एंटर करेंगे तो हमारी नेगेटिव एनर्जीज ही आपके घर एंटर करेंगी ना। तो अगर हम नेगेटिव एनर्जीज के साथ एंटर करेंगे तो हम वैसे ही देखेंगे। कई बार वही लोग बोलते नहीं है कि हमारे घर उसकी हाय लग गई। हाँ। तो यही हाय होती है। अच्छा। क्योंकि हमारी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर आई और आपके घर में लग गई, तो कहते नहीं नज़र लग गई कि वो आई थी, उन्होंने देखा कि इनके यहाँ ये है वो है और उनकी हाय लग गई। तो दिस इज़ नेगेटिव एनर्जी। तो अभी आपने नेगेटिव एनर्जीज़ की बात करी, तो इसके उपाय भी थोड़ा जानना चाहेंगे। नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के भी बहुत सारे उपाय हैं। इनमें से कुछ छोटे से उपाय मैं आपको बताती हूँ। जैसे नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने का एक सिंपल सा उपाय तो है कि आप अगर डेली अपने घर में नमक का पोछा लगाते हैं तो वो बहुत ही इजी उपाय है। अदरवाइज़ ढेले वाला नमक आता है, उसको आप एक मिट्टी के बर्तन में डाल करके अगर अपने घर में रख लेते हैं तो जो भी आता है उसकी बुरी नज़र उसी पे रह जाएगी। ये सिंपल सा उपाय है। इसके अलावा लोग नमक मिर्ची की आप बहुत जगह देखते हैं, लोग टांग देते हैं, वो भी एक उपाय है। ठीक। इसके अलावा आप राई ले लीजिए थोड़ी सी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ आपको जो आज मैं बताने जा रही हूँ इस पॉडकास्ट में। राई ले लीजिए और एक किसी भी बर्तन में कपूर रख लीजिए और राई लेकर के उसको आप कपूर पे जलाइए थोड़ा सा, गायत्री मंत्र बोलते हुए या जो भी है। अगर किसी की नज़र लगी होगी तो राई जब आप कपूर पे डालेंगी तो राई चटकेगी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं आवाज़ करेगी। जब आप राई को डालते हैं तो राई राई चटकती है, हाँ। लेकिन अगर किसी की नज़र लगी होगी तो वो नहीं चटकेगी। नहीं चटकेगी। अच्छा। और अगर राई चटकती है तो इसका मतलब किसी की नज़र नहीं लगी। बहुत सिंपल सा उपाय है, करके देखिएगा। तो इसको आप वैसे भी करेंगे तो ये कोई नुकसानदेह वाला उपाय नहीं है, बट सिंपल एक उपाय है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चे को नज़र लग जाती है, लोग कहते हैं कि काला टीका लगा के जाओ तो नज़र नहीं लगती है, तो और क्या उपाय हैं? जैसे बच्चा कहीं से आया बीमार पड़ गया तो किस तरीके से नज़र उसकी उतार सकते हैं बच्चे कि बच्चे के बहुत तरीके से उतार सकते हैं। आप मिर्च लेकर के उसके ऊपर से 7 बार करके और उसको जला दीजिए, एक तो ये तरीका। फिर यही राई वाला, राई उसके ऊपर से उतार करके और उसको जला दीजिए। सेम तरीका है, आप उसको जला दीजिए। अगर लगी होगी तो चटकेगी, अदरवाइज नहीं चटकेगी। इसी तरह से कपूर को लेकर के अगर आप कपूर नहीं, सॉरी, फिटकरी लेकर के अगर आप बच्चे के ऊपर से उतार करके जलाएंगे तो जिसकी नज़र लगी होगी, कहते हैं उसकी शक्ल बन जाती है। अच्छा। हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा होता है? हाँ, कहते हैं कि हमारी नानी दादी तो बोलती थी कि जलाओ तो उसकी शक्ल बन जाती है। तो ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है टोटका। जी। अच्छा, ये तो नज़र की बात हो गई। हाँ जी। अब जो एक अहम पहलू होता है, अगर हम उसकी बात करें पैसे की, तो लोग कहते हैं हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली उतना रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, या पैसा आ रहा है पैसा रुक नहीं रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे इसका। पैसे के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मेहनत लोग करते हैं और पैसा उनके पास टिकता नहीं है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की, क्योंकि पैसा कहते हैं आ रहा है और टिकता नहीं है। अगर हम इसकी बात करें वास्तु के हिसाब से, तो वास्तु में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम लोगों के घरों में हमें मिलती है, घरों में भी और ऑफिस में भी। अब ऑफिस की प्रॉब्लम तो हम नहीं कर सकते, तो घरों की हम बात करते हैं। घरों में लोग अपने नॉर्थ पोर्शन में एक कॉमन जो डिफेक्ट हम लोगों के घरों में होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पैसे का जहाँ देखते हैं वो है नॉर्थ पोर्शन, ठीक है ना। नॉर्थ पोर्शन को अभी मैं बात करती हूँ। नॉर्थ पोर्शन होता है आपके कैरियर का, पैसे का भी, कुबेर का भी, धन का भी हम बोलते हैं, और साउथ पोर्शन। तो नॉर्थ और साउथ को हम अभी लेते हैं। नॉर्थ क्योंकि कैरियर का है, आपका अगर कैरियर अच्छा चलेगा तभी आपके पास पैसा आएगा, और कुबेर जी का भी वही स्थान है, तो पैसा आपके नॉर्थ से आना है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पे आपको कलर्स का जो यूज़ करना चाहिए वो है ब्लू, ब्लैक नॉर्थ में। और यूजुअली वहाँ पे लोग रेड कलर का यूज़ कर देते हैं। एक ये बहुत ज़्यादा मैंने जो देखा है, ज़्यादातर लोग कलर का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने कई घरों में देखा है जाकर के। जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो बहुत जगह मैंने देखा वहाँ पे रेड, कुछ नहीं तो कोई रेड कलर का कुछ थोड़ा सा ही यूज़ कर दिया, मैरून कलर का यूज़ कर लिया। अच्छा, बिल्कुल कुछ भी रेड रेड के शेड्स नहीं होने चाहिए उस साइड में। तो ये अक्सर मुझे जो गलती दिखती है कि रेड के शेड्स होते हैं नॉर्थ एरिया में, और साउथ एरिया जो होता है वो होता है आपका फेम का, और वहाँ पे लोग अक्सर ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। वहाँ होता है आपका जहाँ पे आपको पैसा लॉकर आप रख सकते हो, वहाँ पे भी लोग ब्लू का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको रेड कलर का यूज़ करना चाहिए। तो ये दो जगह, एक तो कलर्स का आप गलत यूज़ करते हो, तो इसकी वजह से भी एक आपका पैसे का आपका गड़बड़ होता है। तो ये दो जगह आपको कलर्स का सही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कलर्स अगर आपने सही यूज़ नहीं करे तो भी आपका गड़बड़ होता है। एक चीज़ तो ये होता है, आप पैसा चाहे जितनी मेहनत करें आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। दूसरी चीज़, पैसा आप कमाते हैं लेकिन आपके नल के घर के खुले रह जाते हैं, नल के टपक रहे हैं कहीं। अच्छा। इस चीज़ को लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, सही ये कह रही एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नल के घर के टपकते रहते हैं, तो इसको ध्यान नहीं देते हैं। फिर कहते हैं हम तो मेहनत करते हैं, लाते हैं और पैसा चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, नल के टपक रहे हैं आपके घर के, तो पैसा टिकेगा ही नहीं। तो अगर नल थोड़ा सा भी खराब है तो इग्नोर नहीं करिए, तुरंत रिपेयर करो। तुरंत रिपेयर कराना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ है,
तीसरी चीज़, अगर आपको अपना जो घर का लॉकर है उसको आपको, या जो भी आपकी अलमीरा है जहाँ पे पैसा रखते हैं, वो हमेशा साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका दरवाज़ा नॉर्थ में खुलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लोग अक्सर, उनको पता है कि कुबेर का स्थान नॉर्थ में होता है, तो क्या करते हैं, अलमारी को ही नॉर्थ में रख देते हैं। ये भी एक गलती करते हैं। कभी भी अलमारी नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, अलमारी को साउथ में ही रखें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़ा भी आई मुझे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो ये थी एस्ट्रोलॉजर ऋतु बाला जी, जिनसे बात करके मुझे तो बहुत मज़ा आई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब ऑफलाइन तो मैं उनसे जो हूँ, ऑफ कैमरा मैं उनसे अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें करूँगी, वो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई भी सवाल आपके हों तो हमारे इस पॉडकास्ट में आप कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब हम आप तक पहुँचाएँ। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।